सिद्धांत स्टार्ट हो चुका था। आधुनिक सिद्धांत दो थे, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत और एरिनियम धनायन का सिद्धांत या एरिनियम धनायन का स्थायित्व का सिद्धांत। हम इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को पढ़ चुके थे। अब हमारा चलेगा एरिनियम धनायन का स्थायित्व। ये आधुनिक सिद्धांत हम किस में पढ़ रहे थे? हमने अभिविन्यास टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और अभिविन्यास में हमें ये पता लगाना था कि ऑर्थो, पैरा और मेटा निर्देशकारी, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं। इसके लिए दो विधि थी, एक पुरानी विधि थी और सेकंड थी आधुनिक विधि। पुरानी विधि में दो थी, क्रम ब्राउन एवं गिब्सन, एंड सेकंड थी हेमिक व इलिंगवर्थ का लॉ। अब हमारा आधुनिक सिद्धांत चलेगा। आधुनिक सिद्धांत में इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ चुके थे। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या था? अगर कोई भी समूह इस तरह का प्रभाव प्रदर्शित करके अगर ऑर्थो और पैरा पर ऋणावेश लेके आता है तो वो ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होता है, अगर मेटा पर ऋणावेश लाता है तो वह मेटा निर्देशकारी होता है। यही इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत था। अब हम पढ़ेंगे एरिनियम धनायन का सिद्धांत। एरिनियम धनायन का सिद्धांत। एरिनियम धनायन के स्थायित्व को जानने से पहले एरिनियम धनायन क्या होता है, हमने पहले की वीडियोस में वीलैंड मध्यवर्ती, वीलैंड इंटरमीडिएट, सिग्मा संकुल, सिग्मा कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा था। जब हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी तो उसमें एरिनियम धनायन इंटरमीडिएट बना था। तो एरिनियम धनायन या विलयन मध्यवर्ती या सिग्मा संकुल एक इंटरमीडिएट होता है। अब एरिनियम धनायन के स्थायित्व से किस तरह से पता लगाते हैं कि वो ऑर्थो, मेटा और पैरा निर्देशकारी है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं लिखेंगे। तो हम पहले ऑर्थो स्थिति पे, माना हमने ऑर्थो स्थिति पर रिएक्शन करवाई, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो कोई एक समूह Y जुड़ा हुआ है। अभी हम ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों की रिएक्शंस लिखेंगे। इसमें कोई Y सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है। अब कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही आके अटैक करेगा, हमें इसकी ऑर्थो स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेही को जोड़ना है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए, इस पे माइनस, इस पे प्लस, जैसे ही आएगा यहाँ पर एक H जुड़ा हुआ है, यहाँ E आके और जुड़ जाएगा, यहाँ Y, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज आगे रोटेट होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर गए माइनस और इस पर प्लस, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इस पोजीशन पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस माइनस आपस में बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ H, यहाँ E जुड़ा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट ये बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा, इस पे माइनस और इस पे प्लस। अब पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, Y, पॉजिटिव चार्ज इधर बॉन्ड और फॉर्म हो गया, यहाँ पर H और E जुड़ा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट अब इस कंडीशन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये अब हमें H प्लस को निकालना है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर माइनस, इस ऑर्थो स्थिति पर, इस पर क्या आएगा प्लस, माइनस H प्लस निकल गया और ये प्लस माइनस आपस में बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पर E जुड़ गया। अब हमने ऑर्थो स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेही को जोड़ दिया है। अगर एरिनियम आयन की बात करें तो ये इसमें इस कार्बन पे, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस पर नहीं है, तो आधा सर्कल बना के पॉजिटिव चार्ज, इस पे Y, यहाँ पर H और यहाँ पर E आ जाएगा। इसका मतलब, इसका नाम होता है एरिनियम आयन। ये एरिनियम आयन बना है, ये अनुनाद करेगा, रेजोनेंस लगातार करके अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, इसीलिए इसका नाम लिखा हुआ है एरिनियम आयन का स्थायित्व। अभी हमने ऑर्थो स्थिति पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं जोड़ दिया। अब हम पहले मेटा पर,
फिर पैरा पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स नहीं जोड़ेंगे। नेक्स्ट मेटा स्थिति पर देखें तो मेटा स्थिति इसी तरह से कोई वाई सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड और यहाँ पर बॉन्ड। अब हमें इस मेटा इस पोजीशन पे जोड़ना, तो क्या करेंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए, इस पे माइनस और इस पे प्लस। अब इस पोजीशन पे प्लस आ गया, यहाँ वाई, यहाँ पर एच जुड़ा हुआ है, हमने ई को और जोड़ दिया, यहाँ बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड। नेक्स्ट फिर एरेनियम आयन अपने पॉजिटिव चार्ज को रोटेट करेगा और अनुनादी संरचनाएं बनाकर स्टेबल होगा। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इस पे माइनस और इस पे प्लस, प्लस माइनस आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ वाई, यहाँ एच और यहाँ पर ई। फिर से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे माइनस, इस पे प्लस। तो नेक्स्ट इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, यहाँ एच, यहाँ पर ई। अभी दोबारा से ये वाला, अब हमें H प्लस निकालना है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इस पे माइनस और इस पे प्लस, तो यहाँ से माइनस H प्लस निकल जाएगा और मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन इसमें ही जुड़ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में यहाँ बॉन्ड और यहाँ पर बॉन्ड मिल जाएगा। ये भी एरेनियम आयन की अनुनादी संरचना हो गई। ये किसके इक्वलेंट होगी, यहाँ पर वाई। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ, यहाँ और यहाँ आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ गया, ये वाई, यहाँ पर एच और यहाँ पर ई। तो ये है विलैंड मध्यवर्ती, जिसने अपनी अनुनादी संरचनाएं बनाकर स्टेबिलिटी प्राप्त की है। अभी मेटा स्थिति पर हो गया। अब हम पैरा स्थिति पर, और अभी हमें पता नहीं है कि वाई कौन सा है, ये वाई कौन सा समूह है जिससे कंफर्म हो कि वो मेटा स्थिति पर जुड़ेगा, पैरा स्थिति पर जुड़ेगा या ऑर्थो स्थिति पर। अभी हमें कंफर्म नहीं है। अभी कंफर्म करने के लिए अभी पहले हम तीनों की रिएक्शंस देखेंगे। अभी हमने फिर वाई लिया, अब हमें पैरा पर, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे माइनस और इस पे प्लस। हमने माइनस इधर क्यों जोड़ा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही को हम जोड़ेंगे और इलेक्ट्रॉन स्नेही ई प्लस होता है, जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे, यहाँ पर एच भी होगा और ई आके जुड़ गया, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ गया वाई। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज फिर रोटेट होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे, इस पे माइनस और इस पे प्लस, वाई, यहाँ एच, यहाँ पर ई, ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ बॉन्ड मेक हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्म होगा और यहाँ पर दोबारा से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे माइनस और इस पे प्लस, अब प्लस इधर आ गया, वाई इधर आ गया, एच इधर आ गया, ई इधर, और ठीक है। अब ये भी एरेनियम आयन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अगर इसका अनुनादी संकर बनाए तो पॉजिटिव चार्ज 1, 2 एंड 3, इन 3 पोजीशन पे एच और यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप में इसमें क्या होगा, हमें H प्लस निकालना है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पैरा स्थिति पर, तो इस पे माइनस और इस पे प्लस,
ये निकल गया H+, तो -H+, ये प्लस और ये माइनस आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, Y यहाँ पे आ गया E। ठीक है, अब इन सभी स्ट्रक्चर को पहले हम नंबरिंग देते हैं, जो अनुनादी संरचना, क्योंकि हमें सिर्फ इनसे पहले मतलब है। ठीक है, हमें एरिनियम आयन के स्थायित्व के बेसिस पे बताना है कि वो ऑर्थो, कोई भी अगर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों में से कौन सा डायरेक्टिंग है। तो सबसे पहले हम नंबरिंग दे देते हैं इनको। सबसे पहले इसको दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसको फोर्थ, 5, 6, 7, 8 एंड ये 9। 9 अनुनादी संरचनाओं को हमने नंबरिंग दी है। ठीक है, अब अगर हम इससे इन स्ट्रक्चर्स को देखें तो हमें ऑर्थो की फर्स्ट अनुनादी संरचना और पैरा की 8th अनुनादी संरचना ऐसी है जिसमें उस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, उस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है जहाँ पर Y सब्स्टिट्यूट, Y प्रतिस्थापी पहले से जुड़ा हुआ है, और किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं है। ये बॉन्ड ब्रेक क्यों हुआ था, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे माइनस, इस पे प्लस आया था, यही प्लस यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो एक 8वीं संरचना और एक पहली संरचना, पहली और 8वीं, ये 2 अनुनादी संरचनाएं ऐसी हैं जिसमें उस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आता है जहाँ पर पहले से Y जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर मेटा स्थिति में देखें तो मेटा स्थिति में ऐसी कोई भी अनुनादी संरचना नहीं बनती है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज उस पोजीशन पे हो जहाँ पर Y पहले से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम Y समूह की, अब हम ये लेते हैं कि पहली कंडीशन मानते हैं कि Y समूह इलेक्ट्रॉन दाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है। अगर ये Y समूह इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है तो एरिनियम आयन में जब पॉजिटिव, एरिनियम आयन में जब उस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, जब Y मतलब ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप क्या करेगा, इस पोजीशन के पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन देकर। इसी तरह से अगर पैरा स्थिति वाली में बात करें तो Y अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो ये 8वीं जो संरचनाएं हैं उसमें इस पोजीशन के पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन देकर ख़त्म करने की कोशिश करेगा। कब, जब Y इलेक्ट्रॉन दाता है। जैसे ही ये पोजीशन पॉजिटिव चार्ज उदासीन हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज उदासीन होने पर ऑर्थो पैरा, इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह की उपस्थिति में यह समूह अपनी स्थिति पर, जिस पोजीशन जुड़ा है उस पर आए पॉजिटिव चार्ज को खत्म करके क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, और स्टेबल होकर आगे जो सब्स्टिट्यूट रिएक्शन इसके द्वारा दी जा रही थी वो जाकर कंप्लीट करता है। इसीलिए यदि कोई प्रतिस्थापी इलेक्ट्रॉन देने वाला हो तो वह ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो और पैरा निर्देशकारी होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने कोई समूह प्रतिस्थापी पहले से जुड़ा हुआ है और उसके आधार पर हमने ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर, जैसे अभी अभिक्रिया है, इसकी अनुनादी संरचना बनी थी, अभिक्रिया की थी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो अगर कोई प्रतिस्थापी मानो Y पहले से जुड़ा हुआ है और अगर वह इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह है, ठीक है, तो अभी हम इलेक्ट्रॉन देने वाली पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं। हमने क्या किया, पहले ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नए समूह को जोड़ा। जैसे ही नए समूह को जोड़ा
तो उसके बीच में बीलेंड मध्यवर्ती की अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। इसी तरह ऑर्थो की भी बीलेंड मध्यवर्ती के अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, और इन अनुनादी संरचनाओं में आठवीं और पहली अनुनादी संरचना में वाई जिस पोजीशन से जुड़ा हुआ है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये कंडीशन हो गई। लेकिन अगर वाई इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा तो इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह अपने इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करके, इसे न्यूट्रल करके स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबिलिटी प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। कंडीशन जब प्रतिस्थापी इलेक्ट्रॉन देना है। अगर ये प्रतिस्थापी इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं होता तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर पाता? नहीं कर पाता। पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल नहीं करता तो ये स्टेबल नहीं हो पाती, और ये स्टेबल नहीं हो पाती तो इसकी आगे जो रिएक्शंस होती वो भी आगे कंप्लीट नहीं होती और स्टेबल नहीं होती। इसीलिए हमेशा अगर कोई सब्स्टिट्यूट इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा तो वो हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला ना हो तो वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। कैसे अभी पढ़ेंगे। पहले अगर प्रतिस्थापी इलेक्ट्रॉन देने वाला हो तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, क्योंकि यह प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूट बीच में बनी एरिनियम आयन को स्टेबल कर देता है। कैसे? इलेक्ट्रॉन देकर जैसे ये स्टेबल हो जाती है आगे जाके रिएक्शन कंप्लीट होती है। लेकिन मेटा स्थिति पर ये ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इस स्थिति पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अगर इसी के अपोजिट हम बात करें कि ये समूह प्रतिस्थापी इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो, अब हम इसी की बात कर रहे हैं। अब हम इसी में देखें तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह होगा तो क्या करेगा? यहाँ पर पहले से ही पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन की वैसी कमी है और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा क्या ये स्टेबल हो पाएगा? नहीं, ये स्टेबल नहीं होगा, ये अनस्टेबल कंडीशन रहेगी। इसीलिए यह इलेक्ट्रॉन देने वाले, अगर इलेक्ट्रॉन देने वाली पोजीशन हो तो ये ऑर्थो पैरा निर्देशकारी नहीं होगा, क्योंकि ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होने पर इस स्थिति पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव आने पर ये इलेक्ट्रॉनों को और अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, और स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी तो आगे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन लेने वाले समूह, अगर प्रतिस्थापी समूह इलेक्ट्रॉन लेने वाले समूह हो तो मेटा निर्देशकारी होते हैं, क्योंकि अगर जैसे इसकी अनुनादी संरचनाएं देखें तो वाई पोजीशन पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी है तो इसकी स्टेबिलिटी को ये इतना कम नहीं कर पाता, लेकिन इस पे पॉजिटिव पहले से ही और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज में ज़्यादा इंक्रीजमेंट होगी, जिससे स्टेबिलिटी कम होने से सब्स्टिट्यूट रिएक्शन आगे कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इसी के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि अगर कोई प्लस आई प्रभाव वाला समूह है और एक माइनस आई प्रभाव वाला, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो अगर प्लस आई प्रभाव वाला समूह है तो वो कौन सा होगा? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। और माइनस आई प्रभाव वाला हो तो ऑर्थो पैरा और ये मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेता है और ये इलेक्ट्रॉन देता है। इसके अलावा एक टर्म और होती है प्लस एम इफेक्ट। एक टर्म और है प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट क्या होता है? प्लस एम इफेक्ट जैसे कि अगर कोई बेंजीन रिंग है और इस पर OH जुड़ा हो तो OH पर ऑक्सीजन, OH में ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होंगे, और ये लोन पेयर आगे इलेक्ट्रॉन देकर इसकी अनुनादी संरचना रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते पहली और आठवीं, पहली जो जैसे कि अभी रिएक्शन पड़ी थी आठवीं और पहली की स्थायित्व में ये प्लस एम प्रभाव वाले समूह क्या कर देते हैं? वृद्धि कर देते हैं। और प्लस एम प्रभाव वाले समूह की प्रेजेंस में जब पहली और आठवीं के स्थायित्व में वृद्धि हो गई तो स्थायित्व में वृद्धि होने का मतलब है कि रिएक्शन आगे जाके कंप्लीट हो पाएगी प्रॉपरली, और
और वो कौन सा निर्देशकारी होगा, ऑर्थो पैरा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं अगर प्लस एम, एक तो प्लस आई इफेक्ट हो और एक प्लस एम इफेक्ट हो, तो इन दोनों कंडीशन में वो कौन से होते हैं, ऑर्थो और पैरा निर्देशकारी होते हैं। इसी प्लस एम, एक ये दोनों इफेक्ट अलग अलग काम करेंगे। इसी प्लस एम इफेक्ट के अगर हम हेलोजन की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो एक्स की बात करें तो हेलोजन कैसी इनकी प्रवृत्ति होती है, माइनस आई प्रवृत्ति होती है, नेचर माइनस आई होता है। लेकिन माइनस आई के अलावा इनमें प्लस एम इफेक्ट भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि प्लस आई इफेक्ट है उसका प्लस एम इफेक्ट हो, ऐसा भी होता है कि माइनस आई इफेक्ट है इनका माइनस आई होता है, लेकिन ये प्लस एम मीजोमेरिक इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं। और ये प्लस एम मीजोमेरिक इफेक्ट प्रदर्शित करके जो बीच में एरिनियम आयन बनेगा, उसकी एरिनियम कौन सा, पाँचवीं, पहली और आठवीं की स्टेबिलिटी को में वृद्धि करते हैं। और ये भी ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होते हैं, माइनस आई होते हुए भी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है द्वि प्रतिस्थापी व्युत्पन्नों का अभिविन्यास ज्ञात करना। अब द्वि प्रतिस्थापी व्युत्पन्न मतलब दो प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स। अब इसके ओरिएंटेशन के बारे में जानें तो ओरिएंटेशन से क्या मतलब है, ओरिएंटेशन मतलब वो कौन सा प्रतिस्थापी या समावयवी है, ऑर्थो, पैरा, मेटा, ठीक है। तो कौन सा समावयवी, कौन सा आइसोमर है या फिर कौन सा डायरेक्टिंग है। तो ऑर्थो, मेटा, पैरा मतलब है अभिविन्यास। डाई सब्स्टिट्यूट डेरिवेटिव्स की का अभिविन्यास ज्ञात करने के लिए कुछ विधियां दी गई हैं। जैसे फर्स्ट है कॉर्नर की निरपेक्ष विधि, सेकंड कॉर्नर्स एब्सोल्यूट मेथड, सेकंड कॉर्नर विधि के विपरीत विधि, मतलब जो ये विधि होती है इसके अपोजिट ये विधि होती है। नेक्स्ट आपेक्षिक विधि और फोर्थ द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मूवमेंट मेथड। इसके अलावा पांचवी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि भी है और कई अन्य रासायनिक मेथड, केमिकल मेथड भी है, लेकिन मेनली इनके बारे में डिटेल दी हुई है। तो हम सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे कॉर्नर की निरपेक्ष विधि। तो फर्स्ट कॉर्नर की निरपेक्ष विधि। कॉर्नर्स एब्सोल्यूट मेथड। अब इस विधि में क्या होता है, कॉर्नर की निरपेक्ष विधि में ये किसके लिए, डाई सब्स्टिट्यूट के लिए, मतलब दो प्रतिस्थापी के लिए। इसका मतलब है कि अगर पहले से दो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, हम मान रहे हैं एक बी आर यहाँ जुड़ा हुआ है और एक बी आर, तो ये कौन सा प्रतिस्थापी हो गया, ऑर्थो प्रतिस्थापी या फिर ऑर्थो आइसोमर, ऑर्थो समावयवी, ऑर्थो समावयवी हो गया। जब हमने इसका नाइट्रीकरण करवाया तो हम केवल NO2 प्लस लिख रहे हैं, नाइट्रीकरण की प्रोसेस पहले पढ़ चुके हैं। तो NO2 प्लस मतलब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है। अब हमने इलेक्ट्रॉन स्नेही को जोड़ा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही अगर पहले से डाई सब्स्टिट्यूट हो तो कौन सा निर्देशकारी हो, तो इसीलिए अगर हम ऑर्थो समावयवी की बात करें
तो ऑर्थो समावयवी होने पर ये बना लेती हूँ मैं, Br(N2) अगर ऑर्थो समावयवी होगा, कॉर्नर की निरपेक्ष विधि में बताया गया कि अगर ऑर्थो समावयवी है और उसमें एक और तीसरा समावयवी तीसरा प्रतिस्थापी और जोड़ना है, तो ऑर्थो समावयवी से 2, मेटा से 3 और पैरा से 1 त्रिप्रतिस्थापी बनता है। जैसे पहले मैं बना देती हूँ Br, अब हम लेंगे मेटा प्रतिस्थापी। तो कॉर्नर ने बताया मेटा प्रतिस्थापी हो तो 3 उत्पाद, 3 त्रिप्रतिस्थापी मतलब 3 प्रतिस्थापी समूह जुड़ेंगे। अभी हमने एक Br यहाँ पहले इस पर भी जोड़ दिया, इसमें 3 बनाने हैं हमें, तो पहले हम Br जोड़ देते हैं। Br NO2 प्लस। इसी तरह से यहाँ पे हम मेटा समावयवी ले लेते हैं, डार्क हो रहा है इसलिए ये ऑर्थो था, ये मेटा हो गया। और अब लेते हैं हम पैरा समावयवी के लिए। तो पैरा के लिए यहाँ पर Br और यहाँ Br, हमने NO2 जोड़ दिया, तो इससे केवल एक यौगिक ही बनेगा। देखो अब अगर और जो डाई सब्स्टिट्यूट कंपाउंड है, ये भी एक डाई सब्स्टिट्यूट पर मेटा है और ये भी डाई सब्स्टिट्यूट कंपाउंड है। हमने तीनों में नाइट्रीकरण करवाया है। नाइट्रीकरण करवाते समय NO2 जुड़ेगा। अब NO2 अगर ऑर्थो समावयवी है तो 2 कंपाउंड बनेंगे, मेटा समावयवी है तो 3 कंपाउंड बनेंगे। तो इसमें एक NO2 इधर जोड़ दिया, एक NO2 इधर जोड़ा और एक NO2। तो कॉर्नर की निरपेक्ष विधि में ये बताया जाता है कि अगर ऑर्थो समावयवी है, वो भी डाई सब्स्टिट्यूट ऑर्थो समावयवी है, तो उसमें एक और प्रतिस्थापी जोड़ेंगे तो केवल 2 यौगिक प्राप्त होंगे। अगर मेटा समावयवी है और उसमें कोई और नया तीसरा सब्स्टिट्यूट जोड़ेंगे तो 3 यौगिक प्राप्त होंगे। लेकिन अगर पैरा समावयवी है तो 1। तो अगर कोई रिएक्शन हो रही है, डाई सब्स्टिट्यूट कंपाउंड है और तीसरा एक और सब्स्टिट्यूट जोड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर हमें नहीं पता है कि ऑर्थो पैरा मेटा कौन सा समावयवी है, तो हम प्रोडक्ट के आधार पर अगर एक यौगिक बना है तो वो हमेशा कंफर्म है कि वो पैरा ही समावयवी है। अगर 2 हैं तो वो ऑर्थो समावयवी होगा, अगर 3 तो वो मेटा समावयवी होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आती है कॉर्नर के विपरीत विधि। कॉर्नर के विपरीत विधि में इनको कंबाइन करके ये और इससे ये, मतलब इसके बिल्कुल अपोजिट, इसमें जो प्रोडक्ट था अब उसमें वो क्रिया कारक के रूप में लेना है।